2018 में एट्रॉसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, डाइल्यूट किया, सोशल मीडिया से नैकडो ने अपने स्ट्रक्चर के थ्रू भारत बंद किया। ऐसा भारत बंद हुआ कि सरकार ने व्हाट्सएप के सारे रूल बदलवा दिए कि व्हाट्सएप पे 5 से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 1 से ज्यादा ग्रुप पे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपकी ताकत है। तो हम इस ताकत को रीऑर्गेनाइज करने में लगे हैं। बस आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नैकडोर को सहायता देनी चाहिए, नैकडोर अच्छा काम कर रहा है, तो साल में एक बार, केवल साल में एक बार, एक व्यक्ति साल में 100 रुपया नैकडोर को डोनेट करे। इतना ही चाहते हैं। इससे ज्यादा यूजीसी का आपको पता है चला, किसने विरोध किया उसका? अगर ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण इतने ही उदात्त विचारों के लोग हैं, इतने महान लोग हैं, तो वो जातिगत भेदभाव का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हमारी जो आंदोलन में शुरुआत हुई वो हमारे बड़े भाई की वजह से हुई। वो मेरे बड़े भाई जो है वो किसी तरह से जो है वामपंथी आंदोलन के संपर्क में आ गए। हालांकि वामपंथी आंदोलन के संपर्क में आने से पहले एक बड़ी मजेदार घटना उनके साथ हुई। पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं पता, जो नाथूराम सागर होते थे, एनआर सागर, वो एक समय में हमारा एक मकान था, उसमें किराए में रहते थे। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे परिवार का प्रत्यक्ष तौर पर, मैं तो बहुत छोटे थे, तो मेरा भाई थोड़ा सा मेरे ख्याल 11वीं में 10वीं 11वीं में रहा होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जुलूस निकलता है, उसमें मेरे बड़े भाई को उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर बनाया। और उसकी बड़े मजेदार कहानी है कि कोट किसी से उधार मांग के लिया गया और वो कोट चोरी हो गया। तो उसकी बड़ी दिक्कत। तो ये आंदोलन उस वक्त उत्तर भारत में, बहुत सारे लोग कहते हैं, जो अभी उत्तर भारत के बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांशीराम और मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर को उत्तर भारत में कहा। वो लोग शायद पूरे इतिहास से परिचित नहीं है, इतिहास को बहुत नए तरीके से जानते हैं। 1960s में दिल्ली की बस्तियों में जगह जगह पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का और हाथी का नारा लगता था। तब तो मायावती और कांशीराम जी का कोई नाम भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह कि चूंकि लोगों की सोच थोड़ी सी अपने उम्र के हिसाब से होती है, इतिहास पे जानकारी कम होती है। तो सत्ता पे कब्जे का जो नारा है, कहीं हम लोग सत्ता के नारे में तो नहीं फंसे हुए। हमारा जो साहित्य है, हमारा जो सामाजिक आंदोलन है, आपने सही चिन्हित किया कि सामाजिक आंदोलन पिछड़ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को यह समझना है कि सत्ता कहां पर है। उस पर मैं आऊंगा, उस पर जब अपनी बात रखूंगा तब मैं उस पर आऊंगा कि सत्ता का केंद्र कहां पर है। हमने महसूस किया है, और हमारे घर में भी साहित्यकार रहे हैं। मैंने तो तय किया था मैं साहित्यकार नहीं बनूंगा। हालांकि शुरुआत में मैंने कुछ कविताएं लिखी, लेख भी लिखे, बहुजन संगठन जिसका जिक्र उन्होंने किया, उन सब जगह लेख वगैरह लिखे। लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं केवल आंदोलन पे ही और संगठनों पे ही फोकस करूंगा। और 1998 में जब प्रथम विश्व दलित सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, तो उसके आयोजन के वक्त मैंने ये तय किया था, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, तो मैंने ये तय किया था कि हमें दलित आंदोलन के विकास की क्या, दलितों के विकास की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उस पर काम करना चाहिए। और उसके वैसे परिणाम नहीं आ पाए जैसे आने चाहिए थे। हालांकि उसमें साहब कांशीराम थे, रामविलास पासवान थे, फूलन देवी थी, चिंता मोहन थे, तमाम एडवोकेट भगवान दास थे, तमाम तरह के लोग थे, एसके विश्वास थे, तमाम लोग थे, लेकिन वो वैसा नहीं जा पाया। तो तब हमने ये महसूस किया कि हमारे सामाजिक आंदोलनकारी और हमारे साहित्यकार, हमारे प्रोफेसर, हमारे बुद्धिजीवी, हमारा समाज, वो एक तरह से आत्महीनता और आत्मघृणा का शिकार है। वो माने ना माने इस बात को, लेकिन अगर वो खामोशी से कोने में बैठ के सोचेंगे तो उनको पता लगेगा कि इस समाज ने उनको आत्महीनता और आत्मघृणा करना सिखाया है। और यही ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी चीज है। ब्राह्मणवाद हमको सिखाता है कि हम कैसे अपने आप से घृणा करें, अपने समाज से घृणा करें, अपने लोगों से घृणा करें, कैसे अपने आप को छोटा माने, अपने से दूसरे लोगों को छोटा माने, अपने से जो गैर हमसे थोड़े सामाजिक स्तर पर जो जिनको ब्राह्मणवाद ऊंची जाति कहता है उनको माने। तो एक ये बड़ा चुनौती हमारे सामने है,
और मुझे लगता है वो साहित्य, हमारा साहित्य और आंदोलन इस आत्महीनता और आत्मघृणा के विचार का कैसे काउंटर कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने। एक बात तो मैं कहना चाहता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि ब्राह्मणवादी सत्ता, ब्राह्मणवाद का जोर इस बात पर रहता है कि वो आपको सत्ता, संस्कृति और समाज में आपको अपनी नकल करना सिखाता है। तो वो आपके लिए एक ऐसा मानदंड रखता है कि आप अपने मापदंड को भूल जाते हैं और आप उसके मापदंड के पीछे भागने लगते हैं। और जब आप दूसरे के मापदंड के पीछे भागने लगते हैं तो आपको अपना मापदंड ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगता है, आपको अपने लोगों से दुराव होने लगता है, अपने लोगों से चिढ़ाव होने लगता है। और ये जो है ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसको हम कैसे अपने साहित्य के जरिए, अपने आंदोलन के जरिए, अपनी वैचारिकी के जरिए इसको काउंटर कर पाए, ये बहुत जरूरी है। और अंतिम जो है कि हम ब्राह्मणवाद केवल विचारधारा नहीं है, ब्राह्मणवाद एक इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज में एग्जिस्ट करता है, वो भारत के आर्थिक ढांचे में। मैंने नहीं, ये मेरी प्रतिस्थापना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिस्थापना, मेरा कुछ नहीं है इसमें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो ब्राह्मणिज्म है वो ये बेसिकली निगेशन ऑफ इक्वलिटी है, समानता का नकार ही ब्राह्मणवाद है। अब आप सोच के देखिए, क्या आप समानता को स्वीकार करते हैं? आप अपने घर में समानता को स्वीकार करते हैं? आप अपने बच्चों के साथ समानता में स्वीकार करते हैं? आप समाज में समानता का स्वीकार करते हैं? तो ये हमें समझना है। तो जब तक हम निगेशन ऑफ इक्वलिटी को एक्सेप्टेंस ऑफ इक्वलिटी, अफर्मेशन ऑफ इक्वलिटी में नहीं बदलेंगे, तब तक हम ब्राह्मणवाद को काउंटर नहीं कर सकते। ब्राह्मणवाद को केवल एक चीज से डर लगता है, समानता से डर लगता है, क्योंकि उसकी पूरा का पूरा जो एडिफिस है, उसका पूरा का पूरा जो ढांचा है, वो गैर बराबरी पर टिका है। तो आज की, तो ये बात मैं कहना चाहता था। इसलिए हम बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, और देखिए आज के बाबा साहब ने भी कहा था ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, हालांकि ब्राह्मणवाद सब में पाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण अपने आप को इस दोष से मुक्त नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी यूजीसी का आपको पता है चला, किसने विरोध किया उसका? अगर ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण इतने ही उदात्त विचारों के लोग हैं, इतने महान लोग हैं, तो वो जातिगत भेदभाव का समर्थन क्यों कर रहे हैं? समझना चाहिए, पूछना चाहिए हमें, क्या वो जाति के पक्ष में है? तो अब सवाल ये है कि ये जो आज की हमारी प्रक्रिया है, इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे? बहुत सारे लोगों ने जो है, मोहनदास नैमिषारद जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, 3-4 सुझाव उन्होंने दिए हैं। मैं उनको एक बताना चाहता हूँ। मैं अभी पीछे उस्मानाबाद गया था, तो उसका नाम धार शिव हो गया है, पहले उसका नाम उस्मानाबाद था। उस्मानाबाद जो है वो मराठावाड़ा क्षेत्र का एक बड़ा जिला है, और उस्मानाबाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत प्रभाव था। जैसे उन्होंने एक बड़े कॉलेज का जिक्र किया है, मैं उस्मानाबाद गया था, वहां पे दलितों ने एक बैंक बनाया। उस बैंक का एनुअल टर्नओवर 48 करोड़ है। वो लोग 12% अगर आप उनको पैसा देंगे, भारत के बैंक आपको 3% पैसा देते हैं। अगर आपका बैंक सेविंग अकाउंट में है, यहाँ बहन भाई सारे बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, अपने सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखना, बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देता है, 3%, 3.5%। कई बार तो वो 6% का प्रचार करते हैं, लेकिन देते 3-3.5%। ये जो दलितों का बैंक है, ये 12% एनुअल आपको इंटरेस्ट देता है। अगर आपने 1 लाख जमा किया साल में, तो आपको अगर 1 लाख आपका रहेगा तो 12,000 इंटरेस्ट देता है। आप किसी भी बैंक में जाइए, आपको लोन अगर मिल जाए बिना लेन देन किए, तो भाई साहब आप तो मुझे लगता है इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति होंगे। इस बैंक में महिलाओं ने बनाया, दलित महिलाओं ने बैंक बनाया है, और उसमें हमारे जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। विश्वनाथ तोड़कर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको बनाया, वो नैकडोर के साथी संगठन है, और मुझे पता नहीं था उन्होंने ये बैंक बना लिया। उसमें आपने उनका नाम सुना होगा, अवार्ड। हाँ, वो क्या नाम था उनका पूरा? गवर्नमेंट अवार्ड है, गवर्नमेंट अवार्ड
अवार्ड तो चले गए। अरे मिलिंद अवार्ड का फादर, मिलिंद अवार्ड मिलिंद अवार्ड के पिताजी थे। तो ये 5 लोगों ने मिलकर ये प्रैक्टिस शुरू की थी और उन्होंने ये बैंक बनाया। तो इस तरह के काम अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत अच्छा काम दलित लोग कर रहे हैं केवल। तो लेकिन सवाल ये है कि वो काम देश के स्तर पे क्यों नहीं रहा। नेकडोर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। हमने बुंदेलखंड में जब बुंदेलखंड शिक्षा अभियान 5 साल चलाया, हमने 5 लाख बच्चों को स्कूल में भेजा। हमने 400 बच्चों को करीब 8 करोड़ रुपया खर्च करके 400 बच्चों को 2-2 लैपटॉप दिए। जब लोग गांव में, जब लोगों के पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तब नेकडोर ने 2014 से लेकर 2021 तक 400 लोगों को 10 राज्यों में एंटरप्रेन्योर बनाया। आज उनमें से कई लोग 60,000 रुपए कमाते हैं, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 20,000 भी कमाता है, और सब लोग अपने पांव पे खड़े हो गए। हमने ये तय किया कि हमको ये बात समझ में आई कि अगर हमारे समाज के पास इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस नहीं, इंस्टीट्यूशंस नहीं, जिसका जिक्र नैमी मिश्रा जी ने किया वो एक इंस्टीट्यूशन है, जिसका जिक्र मैंने किया वो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, और ये इंस्टीट्यूशन बड़े धैर्य से बनते हैं, बड़े फोकस तरीके से बनते हैं। हमारे लोगों में अनफॉर्चुनेटली, हमारे आंदोलन में धैर्य की कमी है, हमारे साहित्यकारों में भी धैर्य की कमी है। ऐसा नहीं है कि वो भी, उनमें भी नहीं है, उनमें भी थोड़ी धैर्य की कमी है। उनको तुरंत पब्लिशर चाहिए, अपने बजाय कि एक बेहतर पब्लिशर खोज पाए, तुरंत पब्लिशर चाहिए, किताब लिखी तुरंत चाहिए पब्लिशर। तो ये जो है, लेकिन हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि बेहतर तरीके से हम चीजों को निकाल सके। तो नेकडोर का जो सपना है वो ये था कि हम पूरे दलित आंदोलन को, दलितों की जो नीड्स हैं, दलितों की जो डिमांड्स हैं, उनको हम संस्थागत रूप दें। हमने ये पाया कि हमारा आंदोलन बार बार आसमान को छूता है और फिर ऐसे धड़ाम से जमीन पे गिरता है कि जमीन में गड्ढा हो जाता है, फिर उसको उठने में अगले फिर 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जैसे बीएसपी नीचे जा रही है, ये भी 5-7 साल और नीचे जाएगी, और फिर 20-25 साल बाद कोई होगा, खड़ा होगा आंदोलन। लेकिन तब तक इतना नुकसान हो चुका होगा कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। आज भी एक आंदोलन इतनी तेजी से आगे बढ़ा लेकिन एकदम ध्वस्त हो गया। तो उसकी वजह क्या है? हमारे अपने आकलन के हिसाब से हमारा मानना है कि दलित आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके पास अपने आंदोलन को स्थायी करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा। जब तक हम संस्थागत ढांचा नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने आंदोलन को चिरस्थायी नहीं कर सकते। हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो लड़ाई है, वो एक लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई छोटे छोटे कदम लेकर नहीं जीती जा सकती। हम एक वॉर में हैं और हम बैटल लड़ रहे हैं, ठीक है। हम एक युद्ध में हैं और हम छोटी छोटी लड़ाई जीतना चाहते हैं। ये हमें समझना है कि हमको, और मुझे लगता है कि अगर हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, अगर हमें वॉर लड़ना है, जो वॉर इस देश में चल रहा है, ये हम माने ना माने हर रोज हम वॉर के हिस्से हैं। सोशल, जो मोबाइल आपके हाथ में वो वॉर का हिस्सा है, आप माने ना माने वो वॉर का हिस्सा है। तो हमें ये समझना है कि इस वॉर से निपटने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके किसी फलाना जाति से भिड़ जाओ, आप फला समाज से लड़ जाओ। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि हम अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाए, क्या हम सोचते हैं इसके बारे में। अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, इस समय डिग्री कॉलेजेस में 64 लाख 64 लाख शेड्यूल कास्ट, केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं मैं, 64 लाख शेड्यूल कास्ट के बच्चे डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स में एडमिट हैं। नेकडो ने जब काम शुरू किया था, मुश्किल से 1000, 1500, 5000 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर यूनिवर्सिटीज में थे। हम लगातार प्रधानमंत्री से मिलते थे, बार बार बात करते थे, हम अपना हल्ला नहीं मचाते, अपने काम का हल्ला नहीं मचाते। और आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में 1.25 लाख शेड्यूल कास्ट टीचर, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं, इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल मैन पावर हमारे पास है, हमारी पीड़ा अभी भी चिड़िया की बीट की तरह से क्यों नजर आती है?
इतनी बड़ी पीड़ा है, इतने सारे लिखने वाले हैं, इतने सारे दिमाग हैं, इतने सारे पढ़ने लिखने वाले हैं, और ये 64 लाख बच्चे जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 7 लाख गांव में 50% शेड्यूल कास्ट अंगूठा टेक है। ये मैं आपको आज का आंकड़ा बता रहा हूं, 50% शेड्यूल कास्ट। लिटरेसी रेट जरूर हमारी 73, 74, 75% है, लेकिन हमारी जो अनपढ़ लोग हैं उनकी संख्या 50% है। महिलाओं में हमारी अनपढ़ महिलाओं की संख्या 60% है। ये 64 लाख बच्चे अगर पढ़ भी गए और हमारे आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ रहे तो फिर क्या फायदा? तो वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे बने, ये बात हम कहना चाहते हैं। और ये जो आज की जो गोष्ठी हुई, अपनी बात समाप्त करते हुए, ये गोष्ठी हमने इसीलिए बात की, लेकिन रूपचंद जी ने तो शुरू में बताया, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूं, हम एक संवाद की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। साहित्यकार हमारे समाज का बौद्धिक तबका है, इंटेलेक्चुअल्स है। वो सोचते हैं, विचारते हैं, लिखते हैं, कलम पे उनकी पकड़ है उनकी। और तो ऐसे लोगों की, और क्या हुआ है कि सामाजिक काम करने वाले अलग अपना काम कर रहे हैं, साहित्य वाले अपना अलग काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है, आंदोलन का संवाद नहीं है। और राजनीति वालों को तो मोहनदास जी ने बताया कि उनको वो हमारे से संवाद करने की जरूरत मानते ही नहीं है। वो तो हमसे चाहते हैं हम उनकी नकल करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज की ये जो गोष्ठी है, तो इसको हम 2-3 तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। एक तो जो मोहनदास जी ने कहा कि लीडरशिप वर्कशॉप हमको करनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने एक लीडरशिप स्कूल का कॉन्सेप्ट अपने शायद वॉल्यूम 17 में उन्होंने उसका पूरा खाका भी दिया हुआ है। नहीं, पूना में शुरू भी किया है, पूना में शुरू किया। हाँ, शुरू किया था, और शायद 16-17 जो वॉल्यूम है उसमें उसका उन्होंने खाका भी दिया उन्होंने। तो मैं करना चाहता, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हरियाणा में, हमारे एक अनिल बाबा दोस्त है, और 2004 में जब हमने रामलीला मैदान में रैली की थी, पहली रैली की थी, तो हमारा आइडिया था कि हमको 500-700 गज अगर कहीं गांव देहात में जमीन मिल जाए तो वहां पर हम वो ऐसा दलित लीडरशिप स्कूल खोलेंगे। लेकिन वो जमीन हमें मिली नहीं, बल्कि हमारे साथ धोखा ही हो गया। तो उसके बारे में क्या बताएं। लेकिन ये आइडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में लीडरशिप को लेकर एक बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने किताबों का, पब्लिकेशन का जिक्र किया, और हम इस काम को करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि साधनों का संकट तो हमेशा रहेगा। मैं नहीं मानता कि साधनों का संकट कभी दूर होने वाला है। हम जिस समाज से आते हैं उसमें साधनों का संकट हमेशा रहेगा। हमने साधनों के संकट के बीच अपनी लड़ाई को आगे ले जाना सीखा है, हमने किया है, और हम करते रहेंगे। ये हमारे आंदोलन की खाती है, ये हमारे आंदोलन की खाती है। डॉक्टर अम्बेडकर के पास भी साधनों की कमी थी, फिर भी काम हुआ। कांशीराम साहब के पास साधनों की कमी थी, फिर भी काम हुआ। लाहौरी राम बाली जी के पास भी साधनों की कमी थी, फिर भी काम हुआ। तो साधन कोई बहाना नहीं है कि काम ना करें। कुछ लोग साधनों को काम ना करने का बहाना बना लेते हैं, नैकडोर उनमें से नहीं है। लेकिन हम अभी जिस प्रक्रिया में हैं, हम उस प्रक्रिया में हैं। इशू ये है हमारे सामने कि अगर मान लीजिए साहित्य पे हमें काम करना है, अगर हमें प्रकाशन का ही काम करना है, तो हमें एक ऐसा सिर तो चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी ले सके। सारे सिर तो हमारे पास, हम तो दशानन नहीं है। नैकडोर में कोई भी व्यक्ति दशानन नहीं है जिसके 10 सिर हो, 10 काम कर ले। हम वही कर सकते जो हम अच्छा जानते हैं, हम उसी को बढ़िया कर सकते हैं। उसका बड़ा एग्जांपल है, हम नैकडोर के काम को अच्छा जानते हैं, उसको हम अच्छा कर सकते थे। थोड़ा सा विचलन हुआ तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम ठप हो गया। अब हम उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहते। इसलिए हम साहित्य, तो इसलिए जो रूपचंद गौतम जी के साथ बातचीत हुई कि अगर वो थोड़ा सहयोग करें, या ऐसे 2-4 लोग और सहयोग करें, तो हम शायद इस काम को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि हमें समझना है, आर्ट, कल्चर, साहित्य, ये वो क्षेत्र हैं, अगर इन क्षेत्रों को पर हमने प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को आगे ले, समाज अगर अपने काम को आगे लेके नहीं जाएगा, तो कल को हमारा नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। इतिहास की किताबों से वो औरंगजेब को हटा दे रहे हैं, वो मुगल सल्तनत को हटा दे रहे हैं, वो दिल्ली सल्तनत को हटा दे रहे हैं, वो अशोक सम्राट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
आप समझिए, ब्राह्मणिज्म हर उस अपनी अपराध को छुपाना चाहता है जो उसने अपराध इतिहास के दौर में किए, और अभी तो ब्राह्मणवाद की सत्ता है तो वो ये कर सकता है। तो इसलिए तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोग, अगर मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में चाहते हैं कि नैकडोर काम करे, तो अगर आप नेतृत्व कर सकते हैं उस क्षेत्र का तो हम आपके साथ खड़े हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि नैकडोर ने एक नया मॉडल, ये भी बताना चाहता हूं कि हमने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हुकमचंद जी यहाँ बैठे हमारे हरियाणा से आए हुए साथी हैं, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हमारी बहुत सारी महिला साथी बैठी हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जैसा बैंक हम उस्मानाबाद में देखकर आए हैं, अगले 3 साल में ऐसा बैंक हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खड़ा करें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये समझना है कि जब हमारे पास 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट है, कांग्रेस से शुरू कर लीजिए, उनके अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट है, बहुजन समाज पार्टी, सारी पार्टियों के नाम आप जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी अगर हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, हम हैरान हैं, हमारे अधिकार कुचले जा रहे हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, हमारे ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, तो भाई कितनी पार्टियां और चाहिए? अगर 10 पार्टी नहीं कर पा रही तो क्या बाकी गारंटी की 11वीं पार्टी भी कर देगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये हमने अपने पिछले 25 साल, नैकडोर इस बार दिसंबर में 25 साल हो जाएंगे, 25 साल में हमने सरकार से कई मुद्दों पर अपनी बातें मनवाई हैं। अगर एक राष्ट्रीय मंच खड़ा हो जाएगा, एक राष्ट्रीय संगठन खड़ा हो जाएगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, दलितों का राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा ताकतवर। उस दलितों के राष्ट्रीय संगठन से आप सोच के देखिए, एक पार्टी है जो 2014 में सत्ता में आई, सोशल मीडिया से सत्ता में आई, 2018 में उस सोशल मीडिया पर नैकडोर ने प्रयोग किया। जिस सोशल मीडिया पे उसको कोई पार्टी चैलेंज नहीं कर सकी, भाजपा को कोई पार्टी आज तक सोशल मीडिया पे चैलेंज नहीं कर सकी। 2018 में एट्रॉसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, डाइल्यूट किया, सोशल मीडिया से नैकडोर ने अपने स्ट्रक्चर के थ्रू भारत बंद किया। ऐसा भारत बंद हुआ कि सरकार ने व्हाट्सएप के सारे रूल बदलवा दिए कि व्हाट्सएप पे आप 5 से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 1 से ज्यादा ग्रुप पे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपकी ताकत है, तो हम इस ताकत को रीऑर्गेनाइज करने में लगे हैं। बस आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नैकडोर को सहायता देनी चाहिए, नैकडोर अच्छा काम कर रहा है, तो साल में एक बार, केवल साल में एक बार, एक व्यक्ति साल में 100 रुपया नैकडोर को डोनेट करे। इतना ही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। हमें आपसे 1000 रुपए नहीं चाहिए, हमें आपसे 5000 रुपए नहीं चाहिए, हमें आपके घर में हर मेंबर से साल में केवल एक बार 100 रुपया चाहिए। अगर आप अपने राष्ट्रीय संगठन को बनाने के लिए साल में 100 रुपया दे सकते हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं, आपका संगठन भारत सरकार से ज्यादा ताकतवर होगा। जय भीम, जय भारत।